राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में केस टेकिंग को कम्प्लीटली कवर अप किया था नागेंद्र बाबू डिकोड्स में, यानी कि उसमें जो केस टेकिंग है हमने 83 से 104 एफोरिज्म तक वो सारी चीज़ें कवर अप की वीडियो बाय वीडियो, एंड फिर इसका रिविजन भी कवर अप किया। अब हम उसी सेम टॉपिक को देखने वाले हैं फ्रॉम द बुक ए के दास। द बुक इज द सेकेंड पार्ट जहाँ पर केस टेकिंग दिया गया है। 3 पार्ट है बेसिकली इस बुक के। अ टेरेटाइज ऑन ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन पार्ट 2 बाय प्रोफेसर अशोक कुमार दास, ए के दास। ओके, सो इसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है केस टेकिंग। सो यहाँ से हमारा रेफरेंस है, ये टॉपिक को आज हम यहीं से कवर अप करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने नागेंद्र बाबू से भी जब भी केस टेकिंग किया था तो हमने डेफिनेशन पे थोड़ा जोर दिया था कि डेफिनेशन तो एटलीस्ट हमें सारी चीज़ों की याद होनी ही चाहिए, क्योंकि वाइवा में कई बार डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। सो यू शुड नो डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड विथ नोइंग द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पर भी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करते हैं। चैप्टर नंबर 1, टेकिंग द केस टेकिंग फ्रॉम एफोरिज्म 83 to 104. Case taking denotes the recording of the complaints of the patient in such a way that the picture of the deceased person is so completed that the physician can prescribe a suitable homeopathic remedy after determining the totality. In the section 71 of Organ of Medicine, Hahnemann says the operation of curing is comprised in 3 points, of which the first point is case taking. He has detailed it as follows. How the physician is to ascertain what is necessary to be known and in order to cure the disease. तो ये भी एक क्वेश्चन है, 3 points necessary for cure। उसमें फर्स्ट पॉइंट वहाँ पर दिया गया था केस टेकिंग में। तो ये एफोरिज्म 71 में दिया गया है, मेंशन किया गया है कि कौन से 3 ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए क्योर करने के लिए किसी भी पेशेंट को। तो हाउ द फिजिशियन इज टू असरटेन व्हाट इज नेसेसरी टू बी नोन एंड इन ऑर्डर टू क्योर द डिसीज। तो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि केस टेकिंग, यानी कि फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि उसे सबसे पहले कोई भी पर्सन में क्योर क्या चीज़ करनी है। तो आप डेफिनेशन जो भी याद रखो यहाँ से या फिर नागेंद्र बाबू से, आप कोई भी एक ही डेफिनेशन को याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सो केस टेकिंग यहाँ पर क्या बताया गया है कि केस टेकिंग ये समझाना चाहता है, डिनोट्स यानी कि ये इंडिकेट करना चाहता है कि इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट जो भी कंप्लेंट्स लेकर आ रहा है उसका हम एक सिम्टोमेटिक वे में, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इन सच अ वे दैट द पिक्चर ऑफ द डिसीज पर्सन इज सो कंप्लीटेड दैट द फिजिशियन कैन प्रिस्क्राइब अ सुटेबल रेमेडी, यानी कि इस तरीके से हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं कि रिकॉर्ड करने के बाद अगर हम उस चीज़ को फिर से देखें कि क्या क्या चीज़ें हमने लिखी है, पेशेंट ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तो एक ऐसा पिक्चर हमारे पास उस डिसीज पर्सन का रेडी हो कि उसके बेसिस पर फिजिशियन, यानी कि अगर मैंने केस लिया है तो मैं, या फिर मैंने केस लिया है फिर भी आप वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप भी अच्छे से उस रेमेडी को, कोई भी सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर पाओ, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिटरमाइनिंग द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। तो केस टेकिंग सिंपली एक प्रोसेस है जहाँ पर हम पेशेंट की कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे इन द फॉर्म ऑफ केस रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्चर बनाते हैं हम एक पेशेंट का और उस पेशेंट के पिक्चर को फिर ड्रग पिक्चर के साथ मैच करते हैं और उसके बेसिस पर हम उसे सूटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। तो इसके डेफिनेशन के कंपेयर में नागेंद्र बाबू की जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा सिस्टमेटिक लगती है। तो यू कैन रिमेंबर दैट डिस्कशन, यानी कि अब हमने जो भी यहाँ पढ़ा उसको और जो भी एफोरिज्म्स में समझाया गया है 83 से लेकर 104 तक, उन सब चीज़ों का डिस्कशन। अ केस वेल टेकन इज हाफ क्योर्ड, वन ऑफ द मास्टर्स सेड। तो हमारे बहुत सारे मास्टर्स हैं, उसमें से एक मास्टर ने कहा है कि एक वेल टेकन केस है वो हाफ क्योर है, क्योंकि वहाँ पर अगर केस आपने अच्छे से अच्छा केस लेना, मतलब क्या, यहाँ तक जो भी एफोरिज्म्स में हमने सीखा वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। यानी कि सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो सिक्स्थ एफोरिज्म में क्या है, टू बी एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, और वहाँ पर हमें माल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन इन्फॉर्मेशन का हमने इंपॉर्टेंस देखा था। तो
ऐसे ही सारी बातों का ध्यान रखते हुए अगर हमने अच्छे से केस टेकिंग की है, अच्छे से सारी चीज़ों को मेंशन किया है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन किया है जो भी पेशेंट बताना चाहता है उसका, तो इसे हम वेल टेकन केस बोल सकते हैं। तो अच्छा केस लिया है तो इट इज़ एन हाफ क्योर्ड, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट ने भी अपनी सारी बात अच्छे से आपको बता दी है। अगर वो अच्छे से पेशेंट शेयर कर पाया है, यानी कि उसको उतना भरोसा आ गया है आप पे, सो ऑल दिस थिंग्स आर मैटर। तो फॉर अ गुड होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन अ गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल, इज नॉट नीडेड इन मॉडर्न मेडिसिन। तो कभी भी मॉडर्न मेडिसिन जो हैं, एलोपैथी बोल लो या फिर जो भी मॉडर्न मेडिसिन मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उन सब में कभी भी ऐसा नहीं होता कि पेशेंट अगर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से बताई तो ही वो दवाई काम करेगी, या फिर तो ही कोई भी एलोपैथ है, वो मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो दवाई दे सकते हैं। वहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में इन सारी इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस है। ये इंफॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत कहाँ पर नहीं है? मॉडर्न मेडिसिन में। द होम्योपैथ मस्ट नो हिज पेशेंट स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड सोशियोलॉजिकली। होम्योपैथ एक गुड होम्योपैथ होता है, उसको एक अच्छा रैपोर्ट बिल्ड करना होता है जिससे पेशेंट अपनी सारी बात उस फिजिशियन के साथ शेयर कर पाए, और इसी तरीके से एक फिजिशियन है वो अपने पेशेंट को हर एक एंगल से अच्छे से जान सकता है और फिर ही वो उसकी अच्छी सी रेमेडी फाइंड कर सकता है। इसीलिए पेशेंट को स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सोशियोलॉजिकली जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट कैसे सोचता है, क्या सोचता है, किसी भी चीज़ में कैसे रिएक्ट करता है, एवरीथिंग। ही मस्ट गिव एज मच एज टाइम ही नीड्स इन एक्वायरिंग द नॉलेज। मतलब ये चीज़ें जानने के लिए फिजिशियन को जितना टाइम देना पड़े उतना टाइम उस फिजिशियन को देना चाहिए इस प्रोसेस में। कई फिजिशियंस एक बार एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो फिर उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो थोड़ी ही टाइम में केस टेकिंग अच्छे से कर लेते हैं। कई फिजिशियंस हैं वो बिगिनर्स होते हैं, तो बिगिनर्स हैं उनको टाइम लगता है। सो इसीलिए अकॉर्डिंगली, मतलब फिजिशियंस के भी इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पर उनको जैसा भी कन्वीनियंटली हो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेशेंट को दी और उनकी सारी बातों को जानने की ट्राई करें। द केस इज टू बी टेकन इन सच अ वे दैट इट मस्ट कंटेन इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। केस को अच्छे से लेना है और ऐसे लेना है कि उसमें खास करके पेशेंट की जो भी इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं वो मिस ना हो। द केस टू बी टेकन इन सच अ वे दैट इट मस्ट कंटेन इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये बातें बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। इंडिविजुअलाइजेशन इज मस्ट। The homeopathic physician may think that he has his case written very well. So homeopathic physician को ये सोचना चाहिए कि क्या उसने उसका केस है वो बहुत अच्छे से लिखा है। He may have pages after pages of symptoms. उसके पास pages भर के symptoms भी हो सकते हैं। But if he takes the record to a master, the master will say, "You have no case. Why? I have plenty of symptoms." So, but you have no case. You have left your case out. You have left the image of the sickness out because you have failed to get anything that is characterized it. मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक फिजिशियन है वो केस लेता है, अच्छे से केस लेता है, पेजेस पर के उनके पास सिम्टम्स अवेलेबल है। फिर जब वो कोई मास्टर के पास, मतलब जो नॉन है इस प्रोसेस को सालों से फॉलो कर रहा है, वो उसके पास अगर बिगिनर है वो उसके पास केस लेकर जाता है तो मास्टर बोलता है कि तुम्हारे पास केस कहाँ है? तो वो फिजिशियन बोलता है कि मेरे पास केस है, लेकिन फिजिशियन बोलता है नहीं, केस तब तक केस नहीं है जब तक उनके पास कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्टम्स है पेशेंट के वो अवेलेबल ना हो। मतलब कोई भी पेशेंट में उसकी सीकनेस में क्या इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ प्रेजेंट है, क्या है जो उसको बाकी सब चीज़ों से, बाकी सब डायरिया से, या फिर कोई भी पर्टिकुलर आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो कि कैसे डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ें आप देख सकते हो किसी भी पेशेंट में। उस पेशेंट में जब तक आपको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ नहीं लिखते आप उस केस में, तब तक वो केस कंप्लीट नहीं है। You have plenty of symptoms but have no any characteristics. You have not taken your case properly. मतलब जब तक आपने कैरेक्टरिस्टिक चीज़ों को नहीं मेंशन किया है, आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, आपने अपना केस अच्छे से नहीं लिया है। The lack of this knowledge is the cause of failure with majority of the homeopathic physician. और इसी कारण से जो भी होम्योपैथ हैं वो फेल होते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि ज़्यादातर होम्योपैथ सिम्टम्स को ही या फिर कुछ नहीं गिनने वाली चीज़ों को ही वो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी वो गलती हो, वहाँ पर कैरेक्टरी चीज़
कैरेक्टरिस्टिक चीज़ कुछ और हो, इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टर कुछ और हो. सो अ वेल टेकन केस शुड ऑलवेज कंटेन द इंडिविजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द होम्योपैथिक मेडिसिन कैन बी सिलेक्टेड. और उसी इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ के बेसिस पर होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सिलेक्ट की जाएगी. In fact, proper case taking is the most difficult part in the homeopathy, as evidenced by the statement of Hahnemann in section यानी कि aphorism 104 of Organon of Medicine. When the picture of the disease is once accurately sketched, the most difficult part of the task is accomplished. तो हैनेमन सर खुद ये मानते हैं कि जो केस टेकिंग का प्रोसेस है, जो ये पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट है होम्योपैथी में. अगर एक बार केस टेकिंग अच्छे से हो गई, आपने सारी चीज़ें अच्छे से कवर अप कर ली, तो आप एक डिफ़िकल्ट लेवल को पार कर चुके हो. ये खुद हैनेमन का स्टेटमेंट है इन द एफोरिज्म नंबर 104. व्हेन द पिक्चर ऑफ द डिसीज इज वंस एक्यूरेटली स्केच्ड, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द टास्क इज अकम्प्लिश्ड. तो यहाँ से ये जो इंट्रोडक्शन है उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि केस टेकिंग कितना डिफ़िकल्ट है और उसको हम कैसे इजीली कर सकते हैं. ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा. ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है तो हम ये सीखे ही नहीं, करे ही नहीं. सो ये भी हम ध्यान, जैसे जैसे हम ये टॉपिक को आगे करेंगे, धीरे धीरे डिफरेंट बुक से पढ़ने के बाद केस टेकिंग के बारे में हम और जानते जाएंगे. सो केस टेकिंग है वो अच्छे से सीखना, ये हमारा प्रायोरिटी गोल होना चाहिए, ना कि दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना. क्योंकि केस टेकिंग अगर अच्छे से हो गई, अच्छी टोटालिटी निकल के आ गई, देन इट इज़ गुड फॉर ड्रग पिक्चर ऑल्सो. कि आप डिसीज पिक्चर अगर अच्छे से बन गया है तो ड्रग पिक्चर फाइंड करना ईजी होगा और फिर आपकी रेमेडी भी बिल्कुल एक्ट करेगी अच्छे से. वो भी हो सकता है कि जो कुछ ऐसे मास्टर्स होते हैं ना जो अपने केस बताते हैं कि सिंगल डोज में ये इतना बड़ा कुछ डिसीज क्योर कर दिया, तो कैसे हुआ. तो केस टेकिंग इज द की टू सक्सेसफुल केस. सो सक्सेसफुल क्योर्ड केस के लिए अच्छा केस टेकिंग ज़रूरी है. ऑब्जेक्ट्स ऑफ द केस टेकिंग, मतलब क्या ऑब्जेक्ट्स है केस टेकिंग के, हम क्यों करते हैं केस टेकिंग, क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं केस टेकिंग को और इतना डिटेल में क्यों करते हैं हम केस टेकिंग. इसको समझने के लिए हमें मेन ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे केस टेकिंग के ये समझने होंगे. तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट एंड सेकंड इज डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज. तो जब कभी भी हम केस टेकिंग करते हैं तो बेसिक दो चीज़ें होती हैं. पहला है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस एंड दूसरा है डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट. यानी कि केस टेकिंग करते समय हमें दो चीज़ें तो मेनली पता चल जाती है केस टेकिंग के एंड तक कि पेशेंट को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उससे हुआ क्या है, डायग्नोसिस ऑफ द केस या फिर डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, और दूसरा है इंडिविजुअलाइजेशन जो मेन चीज़ है. तो ये दो चीज़ों को जानने के लिए हम केस टेकिंग करते हैं. तो डायग्नोसिस के लिए वो जानने के लिए तो हमें शायद उतना टाइम ना लगे, लेकिन उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर क्या है ये जानने में हमें समय लगता है और इसीलिए होम्योपैथी में केस टेकिंग है वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है. तो इंडिविजुअलाइजेशन जानने के लिए हमें समय क्यों लगता है, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है, सपोज कि वो एक पर्सन है, उसको आप बिल्कुल जानते ही नहीं हो, तो आप उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बता दोगे. अगर आपको थेराप्यूटिकली भी प्रिस्क्राइब करना है तो आपको कोई भी, उसको डायरिया है, कोल्ड कोराइजा है, कफ है, तो उसके भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लेने होंगे. तो वो जानने के लिए भी आपको वहाँ पर उस पर्टिकुलर डिसीज़ का जो आपने डायग्नोसिस किया है उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर, यानी कि डिसीज़ के डायग्नोसिस में जो भी सिम्टम्स आते हैं उसके अलावा पेशेंट में क्या इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ प्रेजेंट है. क्या पेशेंट उस डिसीज़ की वजह से ज़्यादा इरिटेबल है, वो काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर डायरिया है, बहुत ज़्यादा वाटरी है, वो उठ भी नहीं पा रहा है बेड से, उसके साथ साथ उसे वीकनेस है. तो मतलब जो भी एक्स्ट्रा सिम्टम्स जो डायरिया के साथ प्रेजेंट होते हैं उसके अलावा के, या फिर कोल्ड कोराइजा के साथ, ये तो जेन्युइन सिम्टम्स है, ये तो होंगे ही. उसके अलावा कुछ इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ प्रेजेंट है, जैसे कि किसी को फीवर में ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है. सो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअलाइजेशन में आप काउंट कर सकते हो. तो ऐसी तरीके से इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज. तो अब यहाँ पर जो भी चीज़ें मेंशन की गई है उसको एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट इन द केस टेकिंग इज टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट सो दैट अ definite individualistic picture of the ill of the patient can be formed. यानी कि जो पहला और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है हमारा केस टेकिंग का वो ये है कि हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को फाइंड आउट करें पेशेंट के, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स प्रेजेंट है उस पेशेंट में, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द डिसीज, पर्टिकुलरली इंडिविजुअलाइजिंग द पेशेंट्स इलनेस एंड also the patient, so that a definite individualistic picture of the ill patient can be formed. ताकि हम अच्छा एक
पिक्चर फॉर्म कर पाए उस पेशेंट का, उस इलनेस का. To obtain individual picture of the disease is the first and foremost goal. Okay. Second is diagnosis of the disease. The second object of the case taking is to diagnose the disease from nosological point. दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि केस टेकिंग करने से हमें डिसीज को हम नोसोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोस कर पाएंगे. ऑल्दो द सिलेक्शन ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, बट स्टिल इट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंस लाइक प्रोग्नोसिस ऑफ द केस, एडवाइजिंग प्रॉपर डाइट एंड मैनी अदर थिंग्स. यानी कि नोसोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने डिसीज को जान लिया तो हम उसका अच्छा प्रोग्नोसिस कर पाएंगे. वो हमें इंडिविजुअलाइजेशन में भी हेल्प करेगा. उसके बेसिस पर हम पेशेंट को बता भी पाएंगे कि उसके डिसीज में क्या डाइट उसको लेना है, क्या चीज़ें उसको करनी है, क्या चीज़ें उसको नहीं करनी है. इन दिस इट डिफर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी स्कूल्स ऑफ मेडिसिन. और इस केस में यहाँ पर डायग्नोसिस हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, वो ऑर्डिनरी स्कूल ऑफ मेडिसिन से हमारे लिए कैसे डिफरेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है डायग्नोसिस की, वो यही है. विच यूजेस द डायग्नोसिस एज द चीफ गाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी. यानी कि एलोपैथ्स क्या करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं कि डायग्नोसिस को मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए इसे यूज़ नहीं करते. अब हमारे लिए डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी डायग्नोस द डिसीज to individualize the patient, to give prognosis of the disease and to give a proper advice and diets related. जो भी हमारा मतलब एडवाइस होता है, एक्सरसाइज करनी है कि नहीं, गर्म पानी पीना है कि नहीं, क्या डाइट लेना है, बाहर का नहीं खाना है, तीखा नहीं खाना है, वगैरह वगैरह. सो रिलेटेड टू द डिसीज बहुत सारी एडवाइस देनी होती है. इस सब के लिए डायग्नोसिस इज इम्पॉर्टेंट. तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू स्टार्ट जनरल डायरेक्शंस ऑफ द केस टेकिंग. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर. होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. इफ दिस वीडियो सीम्स टू बी लिटिल बिट हेल्पफुल ऑल्सो, देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं next video में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.